नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। गुप्ता पीरियड के बाद मैंने आपको करवाया जो उत्तर भारत में 4 मुख्य शक्तियां उभर के आती हैं। 4 नहीं 5 ही बोलेंगे। मेन तो हर्षवर्धन का पीरियड आपने पढ़ना है, पुष्यभूति वंश का, और उससे उसके साथ जो मैत्रक वंश है, मौखरी वंश है, मालवा का यशोवर्मन वंश है, गौड़ वंश है बंगाल का। ये चारों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसे प्रीवियस वीडियो में। आज का जो लेक्चर है हमारा पुष्यभूति वर्धन वंश के बारे में, जिसमें हम हर्षवर्धन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपको 2 पार्ट में मिलेगा। पहले पार्ट में आपको सारे शासकों के बारे में, राजाओं के बारे में बताऊंगी, फिर उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और जो धर्म के बारे में, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इस लेक्चर में हम सिर्फ पुष्यभूति वंश के जो जितने शासक हुए हैं उनकी विशेषताएं, उनके कामों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। हाँ जी, वंशावली देख लेते हैं एक बार। वर्धन वंश का जो संस्थापक कौन? पुष्यभूति। ठीक है जी। इसके जो पैरेलल अगले हुए हैं इसके भाई लोग कौन? नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। ठीक है जी। ये इसके पैरेलल क्या है, इसके भाई हुए हैं और इसके क्या है, राजा बने हैं इसके बाद में। जब प्रभाकर वर्धन का वंश का प्रभाकर वर्धन आता है, उसके आगे उसके 2 पुत्र कौन? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राज्यश्री होती है। हर्षवर्धन के अंतिम मतलब कि शासक, मतलब जो स्ट्रॉन्ग था, शक्तिशाली था, उसके बाद में तो पिट गया था ये पूरा का पूरा। वंशावली को पिक्चर में अपने ध्यान में रखना है। पुष्यभूति, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन, ये क्रम में ऐसे शासक बनते हैं। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। कई बार आपको क्रम में बिठाने के लिए भी दे देते हैं कि इस वंश का ये शासक है, इनको क्रम में बिठाओ, पहले कौन बना, सेकंड कौन बना, थर्ड कौन बना। तो वंशावली भी आपको भाई माइंड में रखनी होगी। ठीक है, और आगे स्टार्ट करते हैं। जो प्रभाकर वर्धन था ना, इसका जो टाइम पीरियड 600 से लेके 606 तक था। फिर राज्यवर्धन बनता है 606 में। ठीक है जी। तभी मैंने आपको जो कहानी बताई थी पीछे, मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। क्यों कर दी? ठीक है जी, साम्राज्य विस्तार के लिए। और इनको फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी जो बहन थी राज्यश्री, वो ग्रहवर्मन की पत्नी थी। मतलब इनके जीजा को मार दिया था, ग्रहवर्मन को। ग्रहवर्मन कौन था? इनका जीजा था। ये है आपका थानेश्वर। ठीक है जी। ये है आपका कन्नौज और ये है आपका मालवा। यहां पर प्रभाकर वर्धन, ये वाला। इसके जो बच्चे मैंने बताए दिए, राज्यवर्धन और हर्ष। ठीक है जी। और यहां पे आपका है देवगुप्त, और यहां पर आपका है ग्रहवर्मन। अब सुनो ध्यान से, इन राज्यवर्धन के 3 बच्चे, एक तो प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। पुत्री कौन? राजश्री की शादी कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से हुई। तो प्रभाकर वर्धन क्या लगा? इसका ससुर लगा। और ये दोनों क्या लगे? इसके साले लगते हैं। किसके? ग्रहवर्मन के। राजश्री का पति होने के कारण ये क्या लगा? इनका जीजा लगता है। अब इनकी जीजा की हत्या देवगुप्त ने कर दी। ठीक है जी। ग्रहवर्मन की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त ने कर दी। अब प्रभाकर वर्धन की मौत 606 में हो जाती है और राज्यवर्धन के तभी शासक बनता है राज्यवर्धन को इस बात का गुस्सा आया कि मेरी बहन के पति ग्रहवर्मन की आपने हत्या कर दी, तो ये इसको देवगुप्त को मार देता है। समझ में आ रहा है पिक्चर में? और इस बात का गुस्सा किसको लगता है? शशांक को लगता है। शशांक क्योंकि इसका देवगुप्त का फ्रेंड था। ठीक है जी। शशांक ने मुंह उठाया, आके इसको मार दिया, राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन की हत्या 606 में ही होगी, 606 में शासक बना ही था। और हर्षवर्धन अगला शासक बनता है। हर्षवर्धन ने क्या किया? अपनी बहन जो उसको बंदी बना लिया गया था उसको कन्नौज वापस लेकर आता है और कन्नौज में अपनी राजधानी क्या करता है? ट्रांसफर करता है।
इनके कन्नौज के मंत्रियों ने, जो सारे लोगों ने मिलकर बोला कि ऐसा करो, अब कोई भी नहीं रहा यहाँ पे, आप शासक बनो। इसने क्या, अपनी थानेसर से राजधानी कन्नौज शिफ्ट कर लेता है। तो इस पूरी पिक्चर को अपने माइंड में रखना है, ठीक है जी, पूरी फिल्म को अपने माइंड में रखना है, जैसे फिल्मी कहानी होती है ना वैसे ही है। और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कितना, 606 से लेके 647 तक रहा था। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कहते पुष्यभूति वंश के इतिहास की जानकारी साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। साहित्यिक मतलब लिटरेचर से, लिखे हुए दस्तावेज जो हैं, किताबें वगैरह, पुरातात्विक जैसे बिल्डिंगे, सिक्के वगैरह से प्राप्त होती है। ऐसी साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित एवं कादंबरी, जो क्या था, हर्षवर्धन का कवि था, उसके द्वारा लिखा हुआ कौन कौन सी पुस्तक है, हरिश्चरित्र और कादंबरी। इन पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है, किसके वंश के बारे में, पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी मिलती है। महान बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा आदि को शामिल किया जाता है। ये लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये क्या है, लिटरेरी सोर्सेज हैं, जहां पे हमें पुष्यभूति वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। बाण भट्ट, ठीक है जी, जो क्या हर्षचरित का दरबारी था, और इसमें मतलब हर्ष का दरबारी था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी, हर्षचरित और कादंबरी लिखी। यहाँ से पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है जी। और जो बौद्ध धर्म का एक महान ग्रंथ है आर्य मंजूश्री का मूल कल्प, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें से जानकारी हमें पुष्यभूति वंश के बारे में मिलती है। और हर्ष ने क्या किया था, शशांक के ऊपर उसकी राजधानी पुंडू पे आक्रमण किया था, उसे पराजित किया। ये जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प से मिलती है। और हर्ष ने भी खुद 3 पुस्तक लिखी हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। यहाँ से भी क्या है, हमें पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर एक विदेशी भी यहाँ पे इस टाइम पे आया था, हर्ष के टाइम पे, ह्यूंग सांग, ठीक है, चीनी यात्री थी, उसकी एक किताब है सी क्यू की भी बोलते, सी क्यू की, ठीक है। इससे भी हमें क्या मिलती है, हर्ष के मतलब वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है जी। इसने और आप एक बात कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने आपको मैत्रक वंश पढ़ाया, वल्लभी वाला, वहां पे किस वंश का शासक था जब ह्यूंग सांग भारत आया था? हर्षवर्धन का तो आपको याद है, हर्ष का समकालीन था कौन, ध्रुव सेन सेकंड, मैत्रक वंश का, वल्लभी में, ठीक है जी। तब कौन आया था, ह्यूंग सांग आया था, ये समकालीन था उस समय पे उनका। आगे बढ़ते हैं। इति सिंह के विवरण द्वारा से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। इति सिंह कौन था, चाइनीज ट्रैवलर था ये भी, ठीक है जी। और ये समुद्री रास्ते से भारत आया था। इस वंश की जानकारी के संबंध में पुरातात्विक स्रोतों में कौन, बांसखेड़ा का अभिलेख, ऐहोल का अभिलेख, ये 2 प्रमुख हैं। ऐहोल का अभिलेख और बांसखेड़ा का अभिलेख से हमें पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, कहते हैं इसके अलावा हर्षकालीन मोहरें नालंदा, सोनीपत से प्राप्त हुई हैं, ठीक है जी। इसके समय की मोहरें भी प्राप्त हुई है, कहां से, नालंदा से और सोनीपत से प्राप्त हुई हैं, जो क्रमश मिट्टी और तांबे की हैं, ठीक है जी। सोनीपत से प्राप्त मोहरों पर सर्वप्रथम हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि सोनीपत से जो मोहरें मिली हैं उसके ऊपर हर्ष का पूरा नाम क्या ले रखा है, हर्षवर्धन लिखा हुआ है। इस बात की आपने ध्यान में रखना, इस बात को। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, कहते 6वीं शताब्दी ईसा के आरंभ में थानेश्वर प्रांत के पुष्यभूति नामक शासक ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। अब ये वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति ने की थी। ये संभवतः गुप्तों के अधीन सामंत हुआ करते थे, ये भी गुप्तों के सामंत हुआ करते थे।
मैत्रक वाले भी जो वल्लभिक है ये भी क्या थे, गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। कन्नौज का मोखरी वंश गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे गुप्तों की क्या है स्थिति कमजोर होती गई, ये इन्होंने अपनी शक्ति को ऊपर कर लिया। ठीक है जी, इस बात का आपने ध्यान में रखना है। और गुप्ते किसके सामंत हुआ करते थे, कुषाणों के हुआ करते थे। श्री गुप्त घटोत्कच मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ध्यान से याद रखना। आगे देखते हैं, कहते इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, इसी के नाम पर यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब हरियाणा में क्या किया, अपनी सत्ता स्थापित कर ली। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। ये हरियाणा तो बाद में 1966 में बना ना, पहले ये पंजाब ही कहलाता था सारा का सारा। ये हिमाचल है, ये सारा का सारा क्या कहलाता था, पूरा पंजाबी, पूर्वी पंजाब। प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था, प्रभाकर वर्धन था। इससे जितने भी पहले हुए वो सारे इतने मशहूर नहीं हो सके। उसे होणहरणी केसरी, होणहरणी केसरी का मतलब होता है होण रूपी हरिण का के लिए सिंह के समान, मतलब होणों के लिए शेर के समान। इसकी उपाधि का नाम याद रखना आपने, क्या है, होणहरिण केसरी। इसे सिंधु राज भी बोला जाता है, सिंधु राज्य के लिए जवर के समान। सिंधु राज्य को बुखार हो जाता था जब भी वो इसका प्रभाकर वर्धन का नाम सुनते थे। प्रभाकर वर्धन कौन, हर्षवर्धन के पिता। ठीक है जी। इसे गुर्जर प्रजागर भी बोलते थे, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। ये किसी और वीडियो में आपको ये मिलने वाला ही नहीं है आपको डिटेल में इतना। प्रभाकर वन को गांधाराधिपंगंध बोलते थे। ठीक है जी। गंधार के राजा रूपी सुगंध राज के लिए महान हस्त जवर या घातक महामारी के समान। ठीक है जी। गंधार के राजाओं के लिए ये क्या था, महामारी के समान। ये सिंबॉलिक वर्ड है कि इसकी शक्ति का इतना डर था लोगों को। इसे क्या क्या बोला गया है, देखो जरा आगे है, लाट पाट वपाट चरो, लाट पाट वपाट चरो, चंचलता को नष्ट करने वाला एवं महा मालवल लक्ष्मी लता परशु, मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान। देखो क्या क्या वर्ड यूज किए हैं इसके लिए। आगे है, इसने परम भट्टारक और महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। किसने, प्रभाकर ने। किसने भाई, प्रभाकर वर्धन ने। संस्थापक कौन, पुष्यभूतिवन। उसके बाद में और भी हुए हैं, राज्यवर्धन है, आदित्यवर्धन है, नरवर्धन है, हमें नहीं पढ़ना उनके बारे में इतना डिटेल। हाँ, सीक्वेंस जरूर पता होना चाहिए भी पुष्यभूति के बाद कौन करना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइम जो बताया, आपको वंशावली बताई है वो दिखाई, वो करना है। लेकिन प्रभाकर वर्धन क्या शक्ति के रूप में उभर के आता है और इसकी उपाधियां आपने देख ही ली हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और उसने उपाधि कौन सी धारण की, परम भट्टारक और महाराज अधिराज, ये उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब प्रभाकर वर्धन का हमें समझ में आता है 600 से लेकर 606 एडी तक इसका क्या था, टाइम पीरियड था। ठीक है। इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कहाँ पे होता है, कन्नौज के ग्रहवर्मन के साथ में, ग्रहवर्मन के साथ में। ठीक है जी। तो कितने फैमिली मेंबर हो गए आपको यहाँ पे देखो जरा। प्रभाकर वर्धन के दो बच्चे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और एक बहन कौन, राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किससे, ग्रहवर्मन से। ठीक है जी। ग्रहवर्मन की हत्या किसने कर दी, मालवा के देवगुप्त ने कर दी। ठीक है जी। ये इन चीजों को कोरिलेट करके आपने रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और समझो यहाँ पे, यहाँ देखो इसका टाइम पीरियड था 600 से लेकर 606 एडी तक। यहाँ पे इसकी मौत के बाद राज्यवर्धन 606 में शासक बनता है। तभी क्या होता है, इसकी बहन के पति को, ग्रहवर्मन को, देवगुप्त मार देता है। तो ये उस देवगुप्त को मारने चला जाता है, तो इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। फिर हर्षवर्धन क्या शासक बनता है और इसकी 16 साल की उम्र थी तब। हाँ, 606 से लेके 645 तक। तो इसकी सिर्फ 16 साल की आयु थी जब ये शासक बना था हर्षवर्धन, इसलिए महान भी था।
और इसने बड़ी दूरदर्शिता से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस राज्य को बांध के रखा और बहुत शक्तिशाली राजा बनाइए। और धार्मिक भी बहुत था, बहुत ज़्यादा धार्मिक था ये। कहते राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। प्रभाकर वर्धन के निधन के पश्चात इनके पुत्र राज्यवर्धन इस वंश के अगले शासक बने। राज्यवर्धन के समकालीन मालवा के राजा देवगुप्त ने बंगाल नरेश शशांक के साथ मिलकर कन्नौज के मोखरी वंश शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और तथा उनकी पत्नी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन यानी कि राजश्री को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। तो भाई ये पड़ोसी थे एक तरह से, आप देख सकते हो। ये मालवा है, ये आपका मोखरी है, ये आपका पुष्यभूति है, ये मैत्रक है, यहाँ पे आपका गौड़ वंश चल रहा है। तो ये क्या था, आपस में कोर जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ में, स्ट्रगल में ही क्या इनका टाइम लगता गया। आगे देखते हैं। इन परिस्थितियों में राज्यवर्धन ने देवगुप्त और शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए योजना बनाई। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को युद्ध में परास्त किया, ठीक है जी, किंतु शशांक ने उन्हें अपने युद्ध शिविर में बुलाकर षड्यंत्र के साथ किसको मार दिया, राज्यवर्धन को मार दिया। देवगुप्त का फ्रेंड कौन था, शशांक। शशांक कहाँ का, गौड़ का, गौड़ मतलब बंगाल का, बंगाल वंश, बंगाल में, ठीक है जी। तो ये कहानी है फिल्मी पूरी और बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ के डिटेल में। अब हमारे जो महान शासक हैं हर्षवर्धन के हमने बारे में डिटेल में पढ़ना है। जैसे हर्षवर्धन का जन्म 591 के लगभग हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन और यशोमती का पुत्र था। इनकी माता का नाम क्या था, यशोमती, ठीक है जी, यशोमती। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो माता का नाम जो होता है ना, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, ठीक है जी, यशोमती याद रखना। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती। और जन्म कब, 591 में हुआ था। राज्यवर्धन की राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। ये मैंने आपको बात बताई थी। राज्यवर्धन के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, बता दिया आपको। हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही गुप्त काल के पतन के पश्चात शुरू हुई विकेंद्रीकरण राजनीति की समाप्ति हो गई, ठीक है जी। और गुप्त वंश पूरा का पूरा खत्म इसके टाइम पे। कहते सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात उसने शशांक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की ओर बढ़ा, ठीक है जी। जैसे ही वो राजा बना, इसके दिमाग में तो एक ही बात थी कि इसने मेरे भाई को मारने वाला, मेरी बहन के पति को मारने वाला शशांक और देवगुप्त, इन दोनों को मैंने क्या करनी है, हत्या करनी है, मारना है मैंने इनको। देवगुप्त की तो हत्या राजवर्धन कर ही देता है, ठीक है जी, लेकिन शशांक ने क्या किया, षड्यंत्र से राजवर्धन को अपने शिविर में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। आगे देखते हैं। जब हर्षवर्धन अपनी राजगद्दी पे बैठ गया, उसके बाद वो क्या करता है, कन्नौज की तरफ बढ़ता है कि मैं अपनी बहन को पहले तो बचाऊंगा, कैद से निकालूंगा, उसको क्या करूंगा, वापस मतलब कि सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा। मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंस वैग मिला, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्ष ने सहर्ष क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिली कि राज्यश्री कैद मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है। भाई ढूंढने जा रहा है अपनी बहन को कन्नौज से में, ठीक है जी। रास्ते में उसे कौन मिलता है, कामरूप के शासक जो भास्कर वर्मन है, उसका एक दूत मिलता है जिसका नाम क्या है, हंसवेग। क्या है, हंसवेग मिलता है। और वो क्या करता है, प्रपोजल रखता है कि आप हमारे राजा आपसे मित्रता करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हो। उसने बोला हाँ मैं चाहता हूँ, कर लेता हूँ, ठीक है जी। और जब आगे बढ़ा तो मंडी के पास उसे एक जगह है, वहां पे सूचना मिलती है कि राजश्री जो कैद में थी अब वो वहां से विंध्याचल चले गए, विंध्याचल पर्वतों के जंगलों में, ठीक है जी। आगे देखते हैं। कहते बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया और उसे कन्नौज वापस ले आया, ठीक है जी। तो ये बात भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने हेल्प की थी, किसने जानकारी दी थी कि उसकी बहन सती होने जा रही है, उस तरह से वो जंगलों में बैठी हुई है ना,
किसने? बौद्ध भिक्षु दिवाकर ने जानकारी दी थी ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते और जाके अपनी बहन को ये वापस ले आता है और सती होने से बचा लेता है। ग्रह वर्मा की मृत्यु के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी न होने पर कन्नौज के मंत्रियों एवं राज्यश्री की अनुमति से हर्ष ने कन्नौज पर भी क्या कर, कन्नौज की गद्दी भी संभाल ली। अभी जीजा की हत्या हो चुकी है, वहां पे कोई और उसका कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, तो वहां के मंत्रियों ने और बहन ने बोला कि भाई आप ही संभालो अब इसको। अब हर्ष के पास दो दो राजधानियां संभालनी पड़ेगी, एक थानेसर और एक कन्नौज। ठीक है जी, मजबूरी में। फलस्वरूप उसे थानेश्वर तथा कन्नौज दोनों राज्यों की शक्तियां मिल गई, इस जिसके उपरांत उसने साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसकी राजधानी अब थानेसर से क्या शिफ्ट हो गई? कन्नौज शिफ्ट होगी, ट्रांसफर होगी। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थानेसर से कन्नौज किसने शिफ्ट की, किसने मतलब कि ट्रांसफर की? क्या बोलोगे आप? हर्षवर्धन ने। कारण आपको मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये आपका जो हर्षवर्धन है और ये शशांक है, इनके बीच में क्या है? द्वंद्व, संघर्ष चलता है। इसके बारे में देख लेते हैं। कहते इस तरह अब कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। परम शक्ति अब यहाँ पे उत्तर भारत में कौन है? कौन है आपके? हर्षवर्धन है। शासक बनने के पश्चात हर्षवर्धन ने सबसे पहला अभियान पूर्व की ओर किया। दिमाग में एक ही घंटी बज रही थी इसके, शशांक को करना है सीधा। ठीक है जी, इसने पूर्व की तरफ अपना मुंह उठाया। पुंडवर्धन में हर्ष की सेना ने शशांक को परास्त किया। पुंडु इसकी राजधानी थी शशांक की, किंतु उसे राज्य गोड़ पर हर्षवर्धन का अधिकार नहीं हो सका। उसने उसको पराजित तो कर दिया, लेकिन उस पर क्या नहीं कर सका? उस पर अपना अधिकार नहीं कर सका। ह्योंग सांग के अनुसार उसकी सेना में 60,000 हाथी, 1 लाख घोड़े थे। किसकी सेना में? हर्षवर्धन की सेना में। हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बाद में ये बौद्ध धर्म का भी करता है समर्थन, लेकिन पहले ये क्या? सूर्य एवं शिव की क्या करता है? पूजा करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन किसका उपासक था। ऑप्शन दी होंगी आपको, सूर्य का, किसी और का, गणेश का जी, है ना, ऐसे करके। तो आपने क्या करना है? सूर्य एवं शिव का। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, हर्षवर्धन को। ठीक है जी। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत तक, उत्तर भारत तक विस्तृत था। अच्छा, एक बात दिमाग में रखो कि जितने भी मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाए हैं ना, अभी हम उत्तर भारत का ही कर रहे हैं। अभी दक्षिण भारत के संगम काल और चोल, चेर, पांडा, ये सारे हमने पल्लव, राष्ट्रकूट ये करने हैं अभी। ठीक है जी, हमारे चालुक्य हैं, ये सारे वंश भी आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई। अंतिम हिंदू सम्राट था, शिलादित्य इसका नाम था। भक्ति किसकी करता था? सूर्य एवं शिव की भक्ति किया करता था। आगे बढ़ते हैं। और जब ये कन्नौज में अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लेता है, तो ये सिंहासन पे कभी नहीं बैठता, अपनी बहन को बिठाता है। ये सिंहासन के जस्ट पास नीचे बैठता है, अपनी बहन के पास। ये भी देखने को मिला है कि सिंहासन पे ये अपनी बहन को ही बिठाता है, कभी सिंहासन पे खुद नहीं बैठता। पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। अच्छा, एक बात याद रखना, जो दक्षिण भारत का एक चालुक्य वंश था, ठीक है जी, अब मैं दक्षिण भारत की तरफ तो गए नहीं हम, चालुक्य वंश था, उसका एक शासक था, कौन? पुलकेशियन सेकंड। कौन? पुलकेशियन सेकंड। इसका और किसका? हर्षवर्धन का युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे, लेकिन हर्षवर्धन हार जाता है इससे, इस बात को याद रखना। और जो नर्मदा रिवर है ना, ये क्या बन जाती है? एक बॉर्डर बन जाती है किसके? दक्षिण भारत के शासकों का और उत्तर भारत के शासकों का। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड से हर्षवर्धन क्या है? हारा था। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कहते 619-20 में शशांक की मृत्यु हो गई के उपरांत ही हर्षवर्धन ने गौड़ पर भी अपना अधिकार कर लिया।
हर्षवर्धन ने जो 619 और या 20 में कहा जाता है कि उसकी होगी मृत्यु शशांक की, और किसने क्या किया, गौड़ पे भी अपना कब्जा कर लिया। हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य पर आक्रमण करके मैत्रिक वंश के ध्रुव सेन द्वितीय को पराजित किया था। मैत्रिक वंश पढ़ाया ना मैंने आपको, उसका एक ध्रुव सेन सेकंड था ना, उसके साथ भी इसका युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का। ठीक है जी, देखो ऐसे याद करो, नर्मदा नदी, यहाँ पे चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड से तो ये हार गया। इधर इसने क्या किया, वल्लभी के जो मैत्रक वंश है इसको इसने हरा दिया, ध्रुव सेन को सेकंड को हरा दिया। गौड़ में क्या हुआ, गौड़ वंश का जो शशांक था उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस पे भी कब्जा कर लिया। इधर भी इसने इसको हरा दिया, और नीचे क्या है, इसको पुलकेशिन ने इसको हरा दिया, यानी कि बाउंड्री बना ली नर्मदा रिवर कि नीचे आप नहीं आओगे, ऊपर हम नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब उसने उसको हराया ना मैत्रक वंश के ध्रुव से सेकंड को, तो उसका राज्य उसको वापस कर दिया। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान में रखना। और आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, कहते ध्रुव सेन की पराजय की, हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य पर आक्रमण कर मैत्रिक वंश के ध्रुव सेन सेकंड को पराजित किया। ध्रुव सेन की पराजय के पश्चात उसे न केवल उसका राज्य वापस कर दिया, अपितु उसके अन्य अधीन राज्य भी उसको वापस कर दिए। साथ ही वल्लभी नरेश से संबंधों को मधुर बनाने के उद्देश्य से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। हर्षवर्धन ने क्या बोला, चल ये वाला इलाका ना जो इधर पश्चिमी भारत वाला, ये वल्लभी वाला, इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, एक तरह से संबंधी बन जाएंगे, युद्ध का कोई मसला ही नहीं रहेगा। अपनी पुत्री की शादी क्या करते हैं, इससे दूर कर देते हैं ध्रुव सेन से। तो इस चीज का याद रखना। इनका एक काम था भी, जितने भी आप प्राचीन भारत में शासक पड़े, या तो वैवाहिक संबंध बना लो, उनकी लड़कियों से शादी वगैरह वैवाहिक संबंध बना लो, या फिर शक्ति का विस्तार करो, शक्ति से जीत लो उनको, या फिर कर्ज अपने अंडर रख के उनको कर लेते रहो उनसे। अपनी शक्ति को इस तरह से इन्होंने बढ़ाए रखा था। हर्ष एवं चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के मध्य 7वीं सदी में युद्ध की जानकारी मिलती है। मैंने बताया ये आपको, ह्योंग-सांग के विवरण और अहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। मतलब पुलकेशिन सेकंड जो कहाँ का शासक था, चालुक्यों का शासक था। ठीक है जी, और हर्ष के बीच में नर्मदा नदी के किनारे 7वीं सदी में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये बात कहाँ लिखी है, ह्योंग-सांग के विवरण में। ठीक है जी, और अहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। इस युद्ध में हर्ष पराजित हुआ और नर्मदा नदी दोनों राज्यों की क्या है, सीमा रेखा निर्धारित हुई। ये आज के बाद तुम ऊपर नहीं आओगे और हम नीचे नहीं आएंगे, नर्मदा नदी क्या हमारा बॉर्डर बन गया। आगे है, ये जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, हर्षवर्धन की जो प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, साहित्य और धार्मिक स्थिति जो है अगले क्लास में करते हैं।